नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये हमारी 92वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग इतिहास के कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विस्तृत व्याख्या करते चल रहे हैं ताकि आपको इतिहास समझने में आसानी हो। और जितने फैक्ट हैं उनको हाईलाइटेड करते जा रहे हैं ताकि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपको अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो मौर्यकाल पार्ट 6 है, क्योंकि मौर्यकाल एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस कारण इसको हमको कई पार्टों में बांटना पड़ा। और मौर्यकाल के इस क्लास में हम लोग आज बात करेंगे अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं अशोक के बारे में जितनी बेहतरीन जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है, शायद उतनी बेहतरीन जानकारी और कहीं से नहीं मिलती है। और यही कारण है अशोक के अभिलेखों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अशोक के दीर्घ शिलालेखों के बारे में बात किया था, लेकिन आज की क्लास में हम लोग लघु शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। यानी पिछली क्लास से हमारी इस क्लास में जो लघु शिलालेख है, पिछली क्लास में हम लोगों ने दीर्घ शिलालेख के बारे में पढ़ा था। तो दोनों क्लासेस में अंतर है, इसलिए बताना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और GS आपका तैयार बेहतरीन तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जा रही हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बर्डन नहीं पड़ेगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप TGT या TGT में LT ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हिस्ट्री से नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं अथवा हिस्ट्री से PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बेहतर उपयोगी साबित हो सकती है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में लघु शिलालेखों के बारे में। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों को हम पढ़ते वक्त कई पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अभिलेख मिले हैं कि स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों, पहला है दीर्घ शिलालेख, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर लिया था। अगर दीर्घ शिलालेखों के बारे में पढ़ना है तो आप 91वीं क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिटेल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे लघु शिलालेखों के बारे में, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 5 क्या, आप इसको 6 कर सकते हैं। तो दीर्घ शिलालेख पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग बात करेंगे लघु शिलालेखों के बारे में। और कौन कौन से हैं? दीर्घ स्तंभलेख हैं और लघु स्तंभलेख हैं। पृथक शिलालेख हम लोगों ने दीर्घ शिलालेखों के साथ पढ़ लिया था, इसलिए इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गुहा लेख मतलब गुफाओं में लिखे गए जो लेख हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेखों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि लघु शिलालेख कहाँ पर पाया गया है और इसमें किन किन बातों का उल्लेख है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अशोक के लघु शिलालेख। तो अशोक के लघु शिलालेख अब तक जो खोज हुई है इनकी लगभग संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है ना। अब 1-2 बढ़ जाए बात अलग है, लेकिन इनमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहां पर है, इनमें क्या मिलता है, यही प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो लगभग 18 लघु शिलालेखों की खोज हो चुकी, जबकि दीर्घ शिलालेख हम लोगों ने कितने बात किया था? 8 थे। और कितनी जगह से मिले? 8 थे। और लेखों की संख्या कितनी थी? 14। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर लिया था, ठीक है। तो अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या 18 है। अशोक ने लघु शिलालेखों के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन यानी अपने जीवन के बारे में और धर्म और प्रशासन के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक के लघु शिलालेखों में किसका उल्लेख मिलता है?
तो अशोक के लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में और धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो लघु शिलालेख है, कौन सा? पहला लघु शिलालेख है पहला है आबू पर्वत पर वैराट, या इसी को भब्रू वैराट कहा जाता है। तो ये कहां पर है? अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे, जैसे ये भारत है, ये गुजरात है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहां पर अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना, ये अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला में किस स्थान पर? जयपुर के पास। तो मान लेते हैं जयपुर यहां पर है, जयपुर के पास इसी पर्वत पर इस अभिलेख खुदवाया गया है, ठीक है ना। इसे बीजक पहाड़ भी कहा गया है। कौन सा पहाड़? बीजक पहाड़, या एक नाम और मिलता है भीम की डूंगरी, ठीक है ना। इसका ऐसे ज्यादातर नाम मिल जाता है भब्रू वैराट। क्या नाम मिलता है? भब्रू वैराट। तो पूछ लिया जाता है भब्रू वैराट कहां पर है? तो एक तो राजस्थान में है प्लेस के लेकर, और जयपुर के पास है। कहां पर है? बीजक पहाड़ी पर। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? भीम की डूंगरी पर मिलता है। इस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये जो उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है? इसी भब्रू वैराट में ही मिलता है, ठीक है ना। तो यही कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट किसमें की है? भब्रू वैराट में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे हम लोग चलते हैं। अशोक ने कहा कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा वही सही है। क्या कहा? जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा वही सही है। ये किस अभिलेख में कहा? भब्रू वैराट अभिलेख में। तो आप देखेंगे तरह तरह से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। इसी में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची दी गई है, ठीक है ना। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म की 7 महत्वपूर्ण पुस्तकें का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है भब्रू वैराट में। 7 महत्वपूर्ण पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। इसी में बुद्ध की शिक्षाओं एवं त्रिरत्नों का उल्लेख है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध त्रिरत्न का उल्लेख किसमें मिलता है? भब्रू वैराट में। इस लेख को कैप्टन बर्ड ने खोजा था, ठीक है ना। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ड ने। आइए आगे देखते हैं। तो अशोक एक बौद्धिस्ट था या नहीं था, ये प्रकट कौन करता है? भब्रू वैराट अभिलेख ही प्रकट करता है। यानी भब्रू वैराट अभिलेख क्या करता है? ये प्रकट करता है कि अशोक क्या था? बौद्धिस्ट था। इसी लेख को माना जाता है कि आबू पर्वत के शिलालेखों में 1840 में किट्टू ने पंडित कमलकांत की सहायता से क्या किया था? पढ़ा था। तो इसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? मेजर किट्टू को और पंडित कमलकांत दोनों ने मिलकर इसका अध्ययन किया। अब बात करते हैं इसमें जो 7 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है वो 7 पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ये 7 पुस्तकें
भब्रू बैराट में जो नाम मिलता है उनमें पहला है विनय समुकसे। क्या नाम है? विनय समुकसे। दूसरा है आलिया वासानी। कौन सी है? आलिया वसानी, ठीक है ना। तीसरा है अनागत भयानी। चौथा है मुनि गाथा। पांचवा है मोने यासुत। छठा है उपाति पसीने। और चौथा है लघु वादा, ठीक है ना, लघु वाद। तो ये 7 पुस्तकें हैं। हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है इसमें पुस्तकों के नाम क्या है, लेकिन इतना जरूर है, ये जरूर पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म से संबंधित 7 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। तो ये है भब्रू बैराट, ठीक है ना, भब्रू बैराट, ठीक है। अगला अभिलेख हम लोग देखते हैं। अगला है रूपनाथ, ठीक है ना। रूपनाथ कहां पर पड़ेगा? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। किस जिले में है? जबलपुर जिले में है। इसी में अशोक अपने आप को महाराज भी कहता है, ठीक है ना। अशोक ने कहा कि उसने भूदेव या भूदेव कौन है? यानी ब्राह्मण को, यानी अशोक अपने किस अभिलेख में ब्राह्मणों को भूदेव कहा है? तो वो है रूपनाथ, यानी ब्राह्मणों का रूप भूदेव के रूप में अशोक ने किस अभिलेख में कहा? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। और इसी में वो आगे कहता है भूदेव यानी पृथ्वी के देवताओं को उसने मिथ्या साबित कर दिया, ठीक है ना। यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित करने वाला कौन सा अभिलेख है? रूपनाथ लघु शिलालेख। इसमें उल्लेख है कि 256 रातें बीतने के बाद इस लेख को लिखा गया। दोस्तों, अशोक जो है अपनी जनता के सुख सुविधा के लिए इतना तत्पर था कि उसने 256 रातें खुले आसमान के नीचे व्यतीत किया ताकि उसकी जनता चैन से सो सके। स्वागत है दोस्तों। तो 256 रातें उसने क्या है? खुले आसमान के नीचे व्यतीत किया। किस लिए? ताकि उसकी जनता चैन से सो सके। तीसरा लघु शिलालेख है गुर्जरा। कौन सा है? गुर्जरा। और ये भी लघु शिलालेख कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तो ये प्रश्न ज्यादातर इसीलिए पूछा जाता है कि ये प्लेस कहां पर है गुर्जरा। तो ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। फिर अगला है पान गुराड़िया लघु शिलालेख। पूछा जाता है पान गुड़ारिया कहां पर है? तो पान गुड़ारिया ये लघु शिलालेख है और कहां पर है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। इसे बुधनी का लेख भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बुधनी कहा जाए, ये पान गुड़ारिया कहा जाए, दोनों का नाम एक ही है। फिर 5वां है सारा मारो लघु शिलालेख। और पूछा जाता है ये शिलालेख कहां पर है? दोस्तों, ये भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब आपको तो पता है कि जब 4 शिलालेख एक ही राज्य में हो तो उसमें पूछ लिया जाता है ये 3 तो हैं, इसमें चौथा कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आप देखते हैं कि सारा मारो, पान गुड़ारिया, गुर्जरा, ये सबके सब कहां हैं? मध्य प्रदेश में। अगला है सासाराम। और आप सभी जानते हैं सासाराम कहां पर है? बिहार में है। तो जाहिर सी बात है ये कहां पर है? बिहार में। लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है? ये किस पहाड़ी पर है? तो ये चंदन पीर की पहाड़ी बोली जाती है, वहीं पर ये सासाराम
का अभिलेख है। किसका? अशोक का। आप समझते होंगे सासाराम में शेरशाह सूरी की ही कब्र है, ठीक है ना, मज़ार बनी हुई है। तो सासाराम में ही अशोक का क्या है? लघु शिलालेख। और ये कहाँ पर है? चंदन पीर पहाड़ी पर है। तो ये प्लस पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अहरौरा। पूछा जाता है अहरौरा कहाँ है? तो अहरौरा ऐसे पूरे चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन कब चर्चा में आया है? जब ये यहाँ से लघु शिलालेख मिला है। तो कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ठीक है ना। भंडारी देवी की पहाड़ी पर ये स्थित है। पूछ लिया जाता है कि ये किस पहाड़ी पर है अहरौरा अभिलेख? तो अहरौरा अभिलेख जो है मिर्जापुर के भंडारी देवी की पहाड़ी पर स्थित है। इसे तब लिखवाया गया जब बुद्ध की मृत्यु के 256 वर्ष बीत चुके थे, ठीक है ना। ये इसलिए अहरौरा महत्वपूर्ण है कि क्यों? क्योंकि ये अशोक ने जब इस लेख को लिखवाया था, उस समय महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 256 वर्ष बीत चुके थे, ठीक है। अब अगला आता है नेत्तूर, ठीक है ना। क्या नाम है? नेत्तूर। नेत्तूर, ठीक है ना। नेत्तूर या नेत्तूर वही है। ये शिलालेख कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो दोस्तों कर्नाटक में अशोक के कई सारे लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख दोनों मिले हैं, ठीक है ना। एक है उडेन गोलन। ये 9वां शिलालेख कहाँ से मिला है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। आपको पता होगा कि बेल्लारी वही जिला है जो कांग्रेस की प्रेसिडेंस सोनिया गांधी का भी रही है। उनका पहला संसदीय क्षेत्र बेल्लारी था। जब सोनिया गांधी को चुनाव के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया, राजनीतिक क्षेत्र में लाया गया, तो ये सीट ढूंढी गई कि कहाँ से कांग्रेस कभी नहीं हारी। तो वो क्षेत्र था कर्नाटक का बेल्लारी। तो सोनिया गांधी को जो पहला संसदीय क्षेत्र था वो बेल्लारी था, और बाद में ये रायबरेली से लगातार चुनाव जीतती रही। और पिछली बार इन्होंने चुनाव न लड़के अपने बेटे राहुल गांधी जी को यहाँ से चुनाव लड़वाया और वो जीते। फिर अगला है मास्की। कौन सा? मास्की। मास्की कहाँ है पूछा जाता है, और किस लिए महत्वपूर्ण है ये भी जानिएगा। ये कर्नाटक के रायपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? रायचूर जिले में। इसीलिए भी पूछा जाता है। इसमें अशोक ने स्वयं को बौद्ध उपासक कहा है। क्या कहा है? बौद्ध उपासक कहा है। किसको? अपने आप को बौद्ध उपासक कहा है, ठीक है ना। और बुद्ध को भागवत कह के संबोधित किया है। जैसे आपको याद होगा कि मौर्योत्तर काल में, भी आगे आके पढ़ाएंगे हम लोग, यूनानी शासक एंतियोल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस सुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में विदिशा आता है, ठीक है ना। और अपने आप को वो भी भागवत घोषित करता है। उसी तरीके से अशोक ने, आप ये कह दीजिएगा, उसने अशोक का नकल किया है, ठीक है ना। तो अशोक ने स्वयं को क्या कहा? बौद्ध उपासक। और बुद्ध को क्या कहा? भागवत। अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आमतौर पर भागवत शब्द किसके लिए आता है? भगवान विष्णु के लिए आता है। लेकिन किस अभिलेख में अशोक ने भागवत शब्द का उल्लेख किया है? तो ये समझिएगा, मास्की अभिलेख में किया है। मास्की मतलब मास्क लगा लेना, याद करने के लिए, ठीक है ना। तो किसका मास्क लगा लिया? भागवत का मास्क लगा लिया, ठीक है ना। याद रहेगा, बहुत गोल्डन प्रश्न है। जब भी आयोग के हाथ में ऐसा प्रश्न पड़ेगा, निश्चित रूप में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अशोक का जो नाम पढ़ा गया है, इसी मास्की अभिलेख से ही पढ़ा गया है, ठीक है ना। यह भी पूछा जाता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में पढ़ा गया है? तो वो है मास्की अभिलेख में।
बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इतने ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि स्टूडेंट इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। स्टूडेंट ये चाहता है कि उसको कम समय में जीएस तैयार हो जाए। कैसे तैयार हो जाएगा भाई? जब एक से एक धुरंधर पढ़े बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आपको उनकी बराबरी करना पड़ेगा, तब आप जीएस में उनके समक्ष बैठ पाएंगे। अगला है रजुल मंदगिरी, ठीक है ना, और ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। बस कोई महत्वपूर्ण नहीं है, प्लेस को लेकर इसको ध्यान रखिएगा। अगला है एरागुड़ी अभिलेख। एरागुड़ी में भी कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्लेस को लेकर पूछा जाता है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। वो क्या है? वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी अभिलेख में कार्नच नामक अधिकारी का उल्लेख मिला है। पूछ लिया जाता है कि कार्नच नामक अधिकारी किस अभिलेख में मिलता है और ये क्या कार्य करता था। तो कार्नच नामक अधिकारी जो है वो क्या करता था? वो लेखन का कार्य करता था। और कहां पर मिलता है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले वाले में एरागुड़ी अभिलेख में। पूछ लिया जाता है एरागुड़ी कहाँ है? एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आइए अगला अभिलेख के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्वर्णगिरी अभिलेख। तो ये कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो टोटल 18 लघु शिलालेख हैं। तो 14वां हम लोग बात करते हैं ब्रह्मगिरी। ये कर्नाटक के चित्तल दुर्ग में स्थित है और इसी में अशोक कहता है धम्म नीति प्रसारण के बाद, ठीक है ना, धम्म नीति की प्रसारण के बाद जम्बूद्वीप के देवताओं के योग्य हो गया, ठीक है ना। यानी अशोक ने जो धम्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, धम्म की नीतियों का जो प्रचार प्रसार किया, जम्बूद्वीप यानी भारत को संबोधित करके कर रहा है, ठीक है ना, ये देवताओं के योग्य हो गया। कौन? अशोक। शिष्यों द्वारा गुरु का आदर करने के बाद भी ब्रह्मगिरी अभिलेख में कहा गया है। 15वां है गोवी मठ। पूछा जाता है गोवी मठ कहाँ है? तो दोस्तों ये कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कोप्पल जिले में। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गोवी मठ आपको याद रखना है। पालीगुड्डू अभिलेख, ठीक है ना, ये कर्नाटक के कोप्पल जिले में ये भी है। अगला है जटिंग रामेश्वर, ठीक है ना, तो ये भी कहाँ है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर है। तो बस प्लेस को लेकर आपको ध्यान रखना है और कुछ विशेष नहीं है। और लास्ट है सन्नाती लघु शिलालेख। ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है, ठीक है ना। और इसमें खास बात यह है कि दीर्घ शिलालेख के जो 12 और 14वां लेख है, कौन सा? 12वां और 14वां लेख इसी सन्नाती लघु शिला लेख में मिलता है। और दूसरी तरफ जो धौली और जौगढ़ के पृथक शिलालेख हैं, उनका भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके लघु शिलालेख क्या होते हैं? कंप्लीट। दोस्तों यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 या 3। तो आप इस टॉपिक को इसलिए मत छोड़िए कि यहाँ से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। कभी भी कोई प्रश्न कहीं से भी उठाया जा सकता है, तो तैयार आपको रहना है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम लोग फिर जो शिलालेख बचे हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।